जिला स्तरीय। जिले कितने हैं? अभी तो 33 ही है। अभी एक आदेश निकला था, आपको बता दूं, जो विशेषाधिकारी लगा दिए नए जिलों के अंदर, ओएसडी कहते हैं जिसको, जो स्पेशल देखिए जो अधिकारी लगाए उनका काम है उनका परिसीमन वगैरह करना, कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ खोला जाए उनकी व्यवस्था करना, उनकी पूरी रिपोर्ट सरकार को देंगे वो। अभी सरकार ने आदेश दिया सबसे पहले शिक्षा विभाग के ऑफिस स्थापित किए जाएं। 3 जून का नाम लिया है। कौन कौन जाएंगे? मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी का ऑर्डर आया है एक आया है, उसके नीचे 2 जिला शिक्षा अधिकारी और होते हैं हेडक्वार्टर वाले, उनकी ऑफिस के लिए कहा है। अब देखो कब और कैसे होती हैं चीजें, लेकिन बात यह है कि शिक्षा विभाग को पहले स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिलों की संख्या कितनी? अभी तो 33। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं जिले का मुखिया कौन होता है? मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी होता है। देखिए कौन होगा इसका मुखिया? मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, अंग्रेजी के अंदर कहते हैं चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। कौन से पद का होगा? उपनिदेशक पद का होगा। उपनिदेशक रैंक का होगा। और वो जिले में क्या कहलाएगा? मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, यानी ये वाला होगा डिप्टी डायरेक्टर। ये क्या कहलाएगा? यहां पर सीडीओ कहलाएगा। इस सीडीओ के नीचे देखिए, या हम कहते हैं मुखिया के नीचे जिले में देखिए कई इंस्टीट्यूट हैं। एक तो होता है देखिए मुख्यालय, हेडक्वार्टर। एक तो क्या है? हेडक्वार्टर है देखो, और हेडक्वार्टर का नाम है जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय। मुख्यालय 2 होंगे, 8वीं तक की स्कूलों का अलग और 9 से 12 का अलग। इसलिए 8वीं तक के को तो हम क्या कहते हैं? प्रारंभिक या माध्यमिक शिक्षा, दोनों के अलग अलग होंगे। कितने हेडक्वार्टर होते हैं? 2। जैसे पुलिस में भी होता है ना, पुलिस लाइन को हेडक्वार्टर कह देते हैं, या एसपी ऑफिस को हम क्या कह देते हैं? हेडक्वार्टर कह देते हैं। ऐसे ही शिक्षा विभाग में क्या बना दिया? हेडक्वार्टर। और इस हेडक्वार्टर का मुखिया कौन होता है? इस हेडक्वार्टर का मुखिया होता है डीओ, जिला शिक्षा अधिकारी। डीओ रैंक का व्यक्ति देखिए क्या बनेगा? जिला शिक्षा अधिकारी कहलाता है। ये भी कितने हैं? 2, एक प्रारंभिक और एक माध्यमिक हेडक्वार्टर। शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं हम इसको, DEOHQ, हेडक्वार्टर। देखिए जिला शिक्षा अधिकारी हेडक्वार्टर। अगर प्रारंभिक का है तो हम ऐसे लिखेंगे हिंदी में तो प्रारंभिक शिक्षा, और यदि माध्यमिक का है तो क्या लिख देंगे इसको? डीओ हेडक्वार्टर माध्यमिक शिक्षा। इससे अपने आप पता लग जाता है कि आप 12वीं तक के स्कूल से आए हैं तो यहां जाओगे, 5वीं तक के स्कूल के काम से आए हो तो यहां जाओगे, 8वीं तक के स्कूल के काम से आए हो तो यहां जाओगे। 3 तो स्कूल चल रहे हैं अपने, 1 से 8 का ये है और 1 से 12 का ये रहा। आपको जो भी समस्या जिसके पास जाइए। दूसरे नंबर पर देखिए जिला लेवल पर चलता है एक लाइट हाउस, जिसको कहते हैं डाइट। क्या कहते हैं उसको? डाइट कहते हैं। तो दूसरे नंबर पर आती है अपने यहां डाइट। डाइट का मुखिया कौन होता है? प्राचार्य। और प्राचार्य कौन बनेगा? डीओ रैंक का ही बनेगा, यानी डीओ ही उसका प्रिंसिपल होता है। कहते लेकिन उसको प्राचार्य हैं, लेकिन रैंक कौन सी है? डीओ। और एक होता है इसके ऊपर देखिए समग्र शिक्षा अभियान का भी ऑफिस होता है, क्योंकि ये कार्यक्रम भी चल रहा है, और उसको कहा जाता है अतिरिक्त जिला परियोजना, क्योंकि प्रोजेक्ट चल रहा है ना, समन्वयक कार्यालय। हर जिले में होता है ये ऑफिस, और इसका मुखिया होता है डीपीसी। एडीपीसी,
एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, इसका हिंदी में यही नाम है, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक। कौन बनेगा? एडीपीसी डीओ रैंक का ही बनेगा, ये भी डीओ रैंक। यानी इसका मतलब यह है जिले पर 4 डीओ बैठ गए, 1 2 और 2 यहां है, कितने हो गए? 4 डीओ बैठते हैं। इन चारों के ऊपर ये होता है मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी। और ये कौन सी रैंक का होता है? उपनिदेशक पद का होता है। तो एक हर जिले में ये सेटअप है। तो हमें पता नहीं होता, कई बार देखिए हम सोचते हैं डाइट का प्रिंसिपल क्या है, स्कूल का प्रिंसिपल जैसा होगा, नहीं, डीओ रैंक का होता है वो। ट्रांसफर सरकार देखिए इस व्यक्ति को यहां से ट्रांसफर करके यहां भी बिठा सकती है, तो यहां जिला शिक्षा अधिकारी बन जाए। यहां से उठाकर अगर यहां बिठा दिया तो एडीपीसी बन जाएगा वो, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक। किसको चलाते हैं ये? समग्र शिक्षा अभियान को चलाता है इसका काम, क्योंकि एक योजना चल रही है अपने यहाँ समग्र शिक्षा अभियान, उसका मुखिया है ये। उतार लो आप, ये है हमारे जिला लेवल की देखिए स्ट्रक्चर। जी, क्योंकि स्कूल 3 ही चल रहे हैं अपने, प्री प्राइमरी से लेकर 5वीं तक, प्री प्राइमरी से लेकर 8वीं तक, प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक। नहीं, माध्यमिक सेटअप ही अलग है, पूरा विभाग ही अलग है। उसके जो कर्मचारी हैं एलिमेंट्री में नहीं जा सकते और एलिमेंट्री वाले इसमें नहीं आ सकते। अगर हमें देखिए इन कर्मचारियों को लेना है यहां से एलिमेंट्री से सेकेंडरी में, तो पंचायत राज नियम संख्या 6 भाग नंबर डी, ABCD, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है 6D, तब माध्यमिक शिक्षा में 3rd ग्रेड के टीचर आ सकते हैं, L1 और L2 वाले, नहीं तो खाली पड़ी रहेंगी। अभी सरकार कर रही थी 6D, क्योंकि सीनियर स्कूलें खाली पड़ी है L1 और L2 के टीचरों से, वो डायरेक्ट भर्ती कर नहीं सकते। L1 और L2 की भर्ती कौन करता है? पंचायत राज। पंचायत राज और प्रारंभिक शिक्षा दोनों क्या मिले हुए हैं, एक साथ काम करते हैं दोनों मिलके। अब 6D गवर्नमेंट होने नहीं दे रही है, स्कूलें खाली हैं, उनकी दशा और दिशा दोनों खराब हो रही है। अब ये जो नई भर्ती है, इन बच्चों को पोस्टिंग कहां दें, क्योंकि एलिमेंट्री में तो कहीं खाली नहीं है सीटें। जब ये देखिए जो पुराने टीचर हैं इनको यहां से उठाकर सेटअप परिवर्तन, जिसका नाम है रूल नंबर 6D, तब ये माध्यमिक में चले जाएंगे तो नीचे एलिमेंट्री की क्या हो जाएंगी? खाली हो जाएंगी। और सरकार करती है उल्टे काम, नए लड़कों को सीनियर स्कूल में देना चाहिए प्रिंसिपल के अंडर, ताकि उनको अच्छे संस्कार मिल जाएं, काम करना सीख जाएं वो, और वहां डर और भय में काम करें, समय पे आए, समय पर जाएं, एक अच्छी आदत का निर्माण। और ये जाते हैं 5वीं 8वीं, तो वहां पुराना आदमी कहता है 6 दिन तू आ जाना, 3 दिन तू आ जाना, 3 दिन में आ जाऊंगा, लेट आ गया चला गया, अधिकारी है नहीं कोई भी। तो वहां उनको क्या पड़ गई? आदत पड़ जाती है। अब उस आदत के बाद जब 6D होती है तब वो आता है, देखिए अच्छे से पक जाता है ना 10-15 साल, जब सीनियर में आता है वहां अधिकारी सामने ही बैठा रहता है, सर्विस बुक उसके पास होती है, सारे अधिकार होते हैं उसके पास प्रिंसिपल। अब वहां उसको जोर पड़ता है, फिर ये लोग कोर्ट में जाते हैं, क्योंकि आजादी छीनती है ना, कहते हैं साहब हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, हम जाना ही नहीं चाहते माध्यमिक शिक्षा में, हमें जबरदस्ती भेजा जा रहा है। अभी न्यूज थी 4 दिन पहले की, सरकार ने टाइम टेबल जारी कर दिया था, कोर्ट में चले गए। फिर पंचायत राज में, हमारे पंचायत राज के नेता बहुत होते हैं, सारे शिक्षक संघ बना रखा उन्होंने, नेता बने रहते हैं कि साहब हमारे साथ तो अन्याय हो रहा है, कभी मंत्री को ज्ञापन दे रहे, कभी हम तो एलिमेंट्री के हैं। भाई वहां क्या करना है, वहां भी वही पढ़ाने वही बच्चे, क्यों नहीं जाते वहां? उनको पता है वहां सीनियर स्कूलों में मटर गश्ती नहीं होती है कभी भी, क्योंकि जब अधिकारी बैठा है तो वो किस लिए बैठा है, और अधिकारी रहे या न रहे, लेकिन अधिकारी का भय हमेशा बना रहता है, पता नहीं कब आ जाए वो। नाम प्रिंसिपल है लेकिन अधिकार बहुत सारे हैं उसके पास, किसी भी प्रकार की कार्रवाई को प्रारंभ करवा सकता है वो, क्योंकि जस्ट उसके ऊपर जिला शिक्षा अधिकारी तो होता है, उसी का साथी बनता है। और L1 के और प्रिंसिपल में तो पहाड़ जैसा देखिए अंतर है।
L1 का देखिए 3600 ग्रेड पे का व्यक्ति, और कहाँ प्रिंसिपल एडीएम सिटी के बराबर 6600 ग्रेड पे का होता है। और सेंटर में तो और भी बड़ा होता है, देखिए उसके अंदर वहाँ तो सीधे देखिए उनको बनाते असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह बनाते प्रमोशन के बाद, नवोदय इन स्कूलों में। वहाँ तो 5-5 करोड़ का बजट होता है उनके पास, और उनके पास पावर होती है अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की। तो हर लेवल पे देखिए ये चीज़ें हैं। तो मैं ये जो बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमें देखिए ये पता होना चाहिए कौन सा अधिकारी किस तरह से, और जिनकी भर्ती कौन करता है। आपने जो सवाल पूछा कि साहब ये ऐसा क्यों, लेकिन आने वाले समय में एक हो जाएंगे, क्योंकि जब विभाग एक, निदेशालय एक, तो ऑफिसर भी क्या होंगे एक। लेकिन ये एक नहीं इसलिए नहीं हो रहे, काम बहुत ज्यादा होते हैं। एक जिले में 800 स्कूल देखिए 8वीं तक के हैं, 8वीं और 5वीं के 800 सीनियर स्कूल हैं, तो सोचो उनका कितना काम हो गया। इनको तो फुर्सत ही नहीं होती। माध्यमिक वाला आए दिन तो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, ये करवाता है। आए दिन देखिए अपने बोर्ड के एग्जाम होते हैं, कभी प्रैक्टिकल चलते हैं, कभी मूल्यांकन चलते, कभी ओपन की परीक्षाएं हो रही हैं, ये भी चलती रही, कभी व्यावसायिक शिक्षा की हो रही, फुर्सत ही नहीं होती। जितने भी पुरस्कार होते हैं वो सारे पुरस्कार इनके हाथ से जाते हैं यहाँ से। जितनी छात्रवृत्तियां होती है वो यहाँ से जाती है। लगे ही रहते हैं, काम ही स्कूलों कितने होते हैं। और आजकल तो सरकार देखिए इतनी घोषणा कर देती है, कभी राजश्री ला रही है, कभी पालनहार ला रही है, कभी कुछ और नई योजनाएं आ रही हैं, कभी शिक्षा अलंकार योजना आ रही है। अब वो जितनी योजनाएं आती जाएंगी काम बढ़ता ही जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं, काम इतने सारे होते हैं कि यहाँ बेचारे लगे रहते हैं बाबू सुबह से लेकर शाम तक कागजों को इनको करने के लिए। चलो आगे चलते हैं। जिला स्तर के बाद कौन सा स्तर आएगा? खंड स्तर। लिखो इसके बाद। हाँ जी, हाँ? डाइट क्या है? कोर्स में है, ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, स्पेशल टॉपिक है अपने लाइट हाउस। ये भी पढ़ाऊंगा जब समग्र शिक्षा अभियान पढ़ाऊंगा। अब तो शॉर्ट में याद कर लो, ये प्रोजेक्ट का अधिकारी है। प्रोजेक्ट कौन सा चल रहा है? समग्र शिक्षा अभियान। पता नहीं कितनी बार बोल दिया मैंने। उसका अधिकारी होता है ये, और उसके ऑफिस होते हैं। उन ऑफिसों को कहा जाता है अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय। अब ये नाम आपको देखिए, अगर जो जानते हैं उनके लिए तो आसानी है, बाकी नए लोगों के लिए धीरे धीरे याद करने पड़ते हैं इन चीजों। भाई ये क्या है, नाम याद हुए, काम तो अपना आप ही याद हो जाते हैं इन चीजों के, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा इन चीजों को। लिखो भाई, खंड स्तरीय शिक्षा संकुल पद्धति। खंड स्तरीय, खंड को देखिए अंग्रेजी में ब्लॉक भी कहते हैं हम। बताओ राजस्थान में कितने ब्लॉक हैं? पहले 301 थे, इस साल बढ़ा दिए देखिए, और 57 ब्लॉक से और बढ़ा दिए, तो कितने हो गए? 358। 358 ब्लॉक हैं आज के दिन हमारे राजस्थान में, और प्रत्येक ब्लॉक का एक अधिकारी होता है, मुखिया। और उस मुखिया को हम क्या कहते हैं? मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी। शॉर्ट में कहेंगे हम CBEO। CBEO, चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। बस अंतर इतना ही है, वहां डी था, यहां बी हो गया। कौन बनेगा ये खंड शिक्षा अधिकारी? डीओ रैंक का किसी भी कर्मचारी को लगाया जा सकता है। डीओ रैंक का कोई भी व्यक्ति हो जो जिला शिक्षा अधिकारी रैंक का हो, यानी ये वाला, इसको क्या लगाया जाएगा? ब्लॉक पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बनाया जाता है। इसको देखिए, और ये जिले का देखिए जिला शिक्षा अधिकारी बन रहा है। तो यानी पद के अनुसार आएंगे, सबसे ऊपर बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा। उल्टे सीधे नहीं होते हैं कभी भी, क्योंकि नीचे वाला अपने बड़े अधिकारी को थोड़ी दे सकता ऑर्डर, कभी भी नहीं दे सकता। ऊपर वाला नीचे वाले को देता अपने अधीनस्थ को। तो ये तो हो गए मुखिया। इनका सहयोग करने के लिए देखिए लगा रखे हैं यहाँ सहयोगी, यहां भी लगा रखे हैं। 2 सहयोगी होते हैं देखिए यहां। एक को तो कहते हैं हम देखिए अतिरिक्त मुख्य जिला शिक्षा मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी। अतिरिक्त मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी।
कौन बनेगा ये? इसको कहेंगे ए सी बी ई ओ। दो होते हैं ये। कितने होते हैं? दो होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। ACBO जिसको हम कहते हैं, एडिशनल चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। वही है, बस ए जोड़ दिया अतिरिक्त, एडिशनल, वही नाम है सेम। और एक होता है संदर्भ व्यक्ति, RP कहते हैं जिसको। क्या कहेंगे हम? RP, रिसोर्स पर्सन। ये कौन बनेगा रिसोर्स पर्सन? स्कूल लेक्चरर। आप लोग भी बन सकते हैं जब व्याख्याता बन जाएंगे तब। स्कूल का लेक्चरर ये बनता है। तो ACBO कौन बनता है? स्कूल का प्रिंसिपल ग्रेड का आदमी ये बनता है। और पंचायत लेवल पे हमने देख ही चुके कौन होता है? PO होता है। पंचायत लेवल पर कौन होता है? PO। और शहरी क्षेत्र में UCO। ये लेवल है देखिए जिनको हम पढ़ रहे हैं यहां। जी, दो सहयोगी हैं। दो तो क्या होंगे? ACBO फर्स्ट और सेकंड। दो RP होंगे, एक विकलांग बच्चों के लिए और एक इनके काम को सहयोग करने के लिए। हाँ जी, दो ही बोले हैं मैंने भी। एक विकलांग बच्चों के लिए बोला है और एक सामान्य कार्य के लिए। हाँ जी, अब स्पेशल टीचर को लेते हैं लेकिन उसके अंदर भी सेकंड ग्रेड वाले को लेते हैं। जब मिलते ही नहीं है देखिए फर्स्ट ग्रेड के, तो क्या करें? इसलिए देखिए हम किसको लेंगे? वहां पर जो भी उपलब्ध होता है, विशेषकर पता किसको बनाते हैं? जो ब्लॉक लेवल की सीनियर स्कूल है ना, उसमें एक पोस्ट होती है CWSN की, उसको चार्ज दे देते हैं, भाई ये काम आप देखते रहो। ऐसे चलाते हैं काम को। और दो क्या है? ACBO है, जो कौन सी ग्रेड के होते हैं? प्रिंसिपल ग्रेड के होते हैं। अब लिखो इसके बाद। इसी तरह पंचायत को भी लिख लेते हैं, थोड़ा सा याद रह जाएगी आपको। पंचायत स्तर पर, अलग से लिख लो, पंचायत स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा की मॉनिटरिंग करने के लिए, पंचायत स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा की मॉनिटरिंग करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए मॉनिटरिंग करने के लिए PEEO का पद सर्जित किया गया है, का पद सर्जित किया गया है। जो पदेन होता है, पदेन। और पदेन का मतलब क्या होता है? एक पद पर रहते हुए दूसरे पद के कार्य भी करना क्या कहलाता है? पदेन। क्योंकि मूल तो क्या है? वो प्रिंसिपल है स्कूल का, लेकिन वो ही व्यक्ति देखिए जब PO की भूमिका में रहेगा तो क्या कहलाएगा? पदेन। तो दो तरह के काम करना, तो वो क्या कहलाता है? एक पद पर रहते हुए दूसरे पद के कार्य करना, पदेन। आगे लिखो। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में, इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में UCEEO बनाए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में UCEEO बनाए गए हैं। UCEEO बनाए गए हैं। अर्बन क्लस्टर एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, हिंदी में कहेंगे शहरी संकुल प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी।
ये बनाए गए हैं देखिए स्कूलों। और हमारे संकुल खत्म हो जाते हैं। कितने संकुल बनाए स्कूल शिक्षा का गठन करके। अब देखिए अपने यहाँ स्कूल शिक्षा के अंतर्गत देखिए दो शिक्षाएं चलती थी हमारी, एक का नाम था एलिमेंट्री और एक का नाम सेकेंडरी। अब बात आती है कि उस समय जब ये बंटवारा किया गया तो एलिमेंट्री में कौन सी आती थी और सेकेंडरी में कौन सी। यहां से अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, तो पहले लिख लीजिए स्कूल शिक्षा विभाग की संस्थाएं। स्कूल शिक्षा विभाग की संस्थाएं स्कूल शिक्षा विभाग की संस्थाएं। और संस्थाओं का देखिए हेडिंग डालने के बाद एक क्वेश्चन लिखिए आप पहले, फिर पढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से, लिखो क्वेश्चन लिखो, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रारंभिक शिक्षा विभाग की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रारंभिक शिक्षा विभाग की नहीं है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग की नहीं है। ऑप्शन 1 राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल। जयपुर। और शॉर्ट में कहते हैं RSTB। ठीक है भाई। दूसरा ऑप्शन पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं। बीकानेर। कहां पर है ये? बीकानेर। उसके बाद आता है बालिका शिक्षा फाउंडेशन। जयपुर। फिर उसके बाद आता है राजस्थान मदरसा बोर्ड। जयपुर। आपको आंसर देना है इनमें से कौन सी संस्था प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत नहीं आती। यानी 3 तो आएंगी और 1 नहीं आएगी इनमें से। अब आप देखिए संस्थाएं भी 2 तरह की होती है। एक तो होती है राजकीय और एक होती है ऑटोनॉमस, जिसको कहते हैं स्वायत्त शासी। अब देखिए कई बार हमें पता ही नहीं लगता स्वायत्त शासी कैसी होती है। मैं पहचान बताता हूं स्वायत्त शासी होती क्या चीज है। स्वायत्त शासी कोई भी संस्था होगी, देखना उसमें 2 तरह की व्यवस्थाएं होंगी। एक नियम बनाने वाली गवर्निंग काउंसिल होगी और एक नियमों को एग्जीक्यूट करने वाली एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी। 2 चीजें होती हैं इसमें, ये पहचान है इनकी। एक तो क्या करेगी, जो नीतियों का निर्माण कराएगी, गवर्निंग काउंसिल, और यहां जो पॉलिसी बनी उन पॉलिसियों को क्या करेगी, एग्जीक्यूट करेगी, उनको क्रियान्वित करेगी, उनको लागू करेगी। वो कौन सी होगी, यहां एक कमेटी होगी। तो यहां परिषद होगी और यहां समिति होगी। एक तरह ये 2 तरह की व्यवस्थाएं ऑटोनोमस बॉडी में मिलती हैं, जिन्हें कहते हैं स्वायत्त शासी। सरकार का क्या रोल होता है, सरकार इस समितियों का, इन कार्यालयों का, इन ऑफिसों का, इन सदस्यों का गठन करती है बस,
उसके बाद सरकार हट जाती है। ये स्वयं अपने नियमों से अपने आप को चलाते हैं, जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, आरपीएससी, अपना अधीनस्थ बोर्ड, ये सब क्या है? स्वायत्त शासित संस्थाएं हैं। इनके खुद के नियम होते हैं, खुद की नियमावली होती है, उसके अकॉर्डिंग ये काम करती है। ऐसी संस्थाओं को हम क्या कहते हैं? स्वायत्त शासित। सामान्यतः इनकी पहचान के लिए या तो सी लगा होता है या बी लगा होता है अंग्रेजी में, या तो क्या लगे मिलेगा? सी या बी। बी का मतलब होता है बोर्ड, और बोर्ड को हिंदी में कहते हैं मंडल। सी का मतलब होता है काउंसिल, काउंसिल को हिंदी में हम कहते हैं परिषद। ये पहचान है इनकी। अब हमारी प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत देखिए जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, कुछ तो राजकीय हैं तो कुछ स्वायत्तशासी हैं। हमें पहचान करना है ये भी, और ये भी पता लगाना प्रारंभिक शिक्षा में है कितनी। अब जैसे यही सवाल मैं दोबारा से बोल दूं, निम्नलिखित में से कौन सी इंस्टीट्यूट या कौन सी संस्था स्वायत्तशासी नहीं है? एक नहीं है इनमें, बाकी है 3, क्योंकि सवाल ही मैंने इस तरह से बनाया था। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था स्वायत्तशासी नहीं है? अब आप देखो, मैंने बी और सी बताया था, यहां बी लगा हुआ है बोर्ड। उसके बाद देखिए यहां कोई सा भी नहीं है, यहां कोई सा नहीं है, यहां भी लगा है। 2 तो समझ में आ गई साहब। अब 2 में गाड़ी रुक गई हमारी, सेकंड या थर्ड हो सकता है। फाउंडेशन वगैरह भी देखिए इसी में आते हैं, स्वायत्तशासी में ही, क्योंकि फाउंडेशन हमेशा काम करता है अपने नियमों के अकॉर्डिंग। तो बच कौन सा गया? पंजीयक। ये राजकीय संस्था है। अब देख लेते हैं कौन सी राजकीय, कौन सी क्या है। तो आपको ये याद होना चाहिए। अच्छा, एक ऐसी चीज और है, सब पे लागू और नहीं होगी, कहीं आप लेके बैठ जाएं, सर ने बताया था। सामान्यतः बताइए, मैंने पहचान ये होती है इनकी। कोई जरूरी नहीं है कि सब में लगाओ, जैसे यहाँ नहीं लगा है, यहाँ क्या लगा हुआ है? फाउंडेशन लगा हुआ है। तो इसलिए मैंने सवाल ही इस तरह का बनाया था ताकि आपको मैक्सिमम चीजें सीखने को मिले।